पर आपका बेहद स्वागत करती हूँ। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे आपके जीएस पेपर 4 के बारे में, यानी कि एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड। जब भी इस विषय के बारे में हम बात करते हैं, के ऊपर बात करते हैं या इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो हम पाते हैं कि इस विषय की समझ को विकसित करना हमारे लिए बहुत स्वाभाविक नहीं। स्वाभाविक ना रह जाने का मतलब यहाँ ये है कि क्योंकि ये विषय जो है आपके एलिमेंट्री एजुकेशन, आपके स्कूल एजुकेशन का पार्ट नहीं रहा है, तो निश्चित तौर पर यह आपके लिए थोड़ा नया हो जाता है। बात करें अगर आप अन्य विषयों की, जैसे कि इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, कुछ हद तक, क्योंकि समाज की समझ भी जो है आपको कहीं ना कहीं होती है। विधि की बात अगर करें तो आपको पता होता है कि आप सुनते हैं कि ये चीज़ जो है ये लॉ के हिसाब से ठीक, ये जो है ये लीगल नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसकी जानकारी भी आपको कुछ हद तक होती है। तो जब आप इन विषयों को पढ़ते हैं तो आपको वो थोड़ा जाना पहचाना लगता है, आपको लगता है कि आप इसको जानते हैं, तो उस विषय में जो कॉन्फिडेंस होता है वो निश्चित तौर पर थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन जब हम एथिक्स की बात करते, नीति शास्त्र की बात करते, नैतिकता की बात करते, तो ये उसका बिल्कुल उलट होता है। ऐसा लगता है कि इस विषय को हम नहीं जानते हैं, तो फिर से पूरी तरह से पढ़ेंगे, नए तरीके से इसमें चीज़ों को सीखेंगे, तो शायद हम ठीक तरह से ना सीख पाए। और ये बहुत बड़ा कारण है कि इस विषय में जो है हमारे अंक नहीं आते हैं, हमारे मार्क्स नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि हमें पहले से ही जो कॉन्फिडेंस जिसकी हमें ज़रूरत होती है वो हमें नहीं होता है। लेकिन यकीन कीजिए, जब आप इस विषय को पढ़ेंगे, जब आप इस विषय को समझने लगेंगे, तो आप पाएंगे कि इससे आसान विषय कुछ दूसरा हो ही नहीं सकता। और जब आप इस विषय को आगे देखेंगे तो आप यह भी समझेंगे कि इस विषय की जो समझ है वो आपके अन्य विषयों के लिए एक आधारशिला का काम। कैसे? एथिक्स में आप क्या पढ़ते हैं, क्या सीखते हैं? एथिक्स में आप सीखते हैं कि सही और गलत की समझ क्या होती है, न्यायोचित और जो न्याय के संगत नहीं है उसकी समझ क्या, तार्किक, लॉजिकल क्या चीज़ की समझ क्या होती, नैतिक या अनैतिक की। अब अगर आप सोचें तो क्या किसी भी विषय में सही और गलत की समझ के बिना आप आगे बढ़ सकते? नहीं बढ़ सकते। आप विषय की समझ को भी छोड़ दीजिए, आप अपने दैनिक जीवन में भी, जो आपका डे टू डे लाइफ है, उसमें भी आप सही और गलत, राइट और रॉन्ग की समझ के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी एक्सक्लूसिव फीचर है इस सब्जेक्ट का, जो इस विषय को जो है आपके लिए सरल, सुलभ और इजी दोनों बना। तो इस विषय को जो है हम यहाँ पर समझेंगे, और इसको समझने से पहले आज की इस क्लास को लेने के पीछे का उद्देश्य क्या है, क्यों इस क्लास के बारे में हम बात कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म पर इस क्लास को क्यों लाया गया है, इसका क्या उद्देश्य है, इस पर मैं थोड़ी सी बात जो है आपसे करना चाहूँ। सबसे पहले तो जब इस विषय पर हम बात करते हैं तो इस विषय को लेकर के कई मिथक हैं, बहुत सारे मिथ्स जो हैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, हालांकि बहुत मुश्किल है, जटिल है, नहीं समझ पाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट है ये कि जो समझ है, जो कि फैक्चुअल नहीं है, तो लगता है कि अगर समझ भी गए तो लिख नहीं पाएंगे ठीक, नंबर कैसे आएंगे ये सारी चीज़ें जो है इस पर हम बात करेंगे और एक एक करके का जो है हम सामना करेंगे कि अगर हम किसी चीज़ से डरते हैं तो सबसे बेहतर जो उपाय है वो ये है कि उसका सामना कर लिया जाए और एक बार जो है उस डर को ख़त्म कर दिया जाए। और जैसे ही आप अपने डर को ख़त्म कर लेते हैं, वो स्वाभाविक है कि आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। सबसे पहला जो काम करेंगे इस क्लास में हम वो ये, अब चूंकि अब हम अपने डर को ख़त्म कर लेंगे तो दूसरी चीज़ आएगी, वो है इस विषय के समझ को विकसित। अब दोस्तों, जब आप इस विषय के बारे में सोचेंगे, तो ढूंढेंगे, आप सभी टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड होंगे, करती हूँ, गूगल सर्च, यूट्यूब सर्च, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप वीडियोस देखते हो कि
जिस ज़माने में हम हैं वो भी इतना एडवांस्ड है कि जो रिसोर्सेज हैं वो हमें बड़ी इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। तो तमाम वीडियोस, तमाम बुक्स, किताबें, नोट्स आपको मिल जाएंगी जो आपको ये बताएंगी कि आपको क्या पढ़ना है। आप उनको भी छोड़ दीजिए तो आपके पास एक बड़ा डिटेल सिलेबस जो है वो यूपीएससी के द्वारा दिया गया है, जो आपसे ये कहेगा कि ठीक है, इन चीज़ों को आप पढ़ लीजिए। लेकिन आपको इस विषय को कैसे पढ़ना है, कैसे आपको इस विषय को अप्रोच करना, ये जो एक चीज़ है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बात करनी बहुत। तो एकेडमिकली इस सब्जेक्ट को पढ़ने पर, लिखने, सोचने, समझने के बाद मुझे लगा कि इस बात पर बात करनी कि इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाए, इस सब्जेक्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको कैसे अप्रोच किया जाए, इस पर बात करना आपसे जो है बहुत ज़रूरी है। और इस क्लास में जो है हम ये करेंगे, समझेंगे कि एथिक्स, नीति शास्त्र जैसा जो एक विषय है उसको हम किस तरह से पढ़ें जिससे हमारे अंक भी आए, हमारी समझ भी विकसित, और जो है विषय में अपना कॉन्फिडेंस जो है उसको बेहतर डेवलप करें। अब जब हमने मिथकों को तोड़ दिया, डर का सामना कर लिया, कैसे इस विषय को अप्रोच करें, बात को भी हम, तो तीसरी चीज आती है इस सब्जेक्ट की जो एक्सक्लूसिविटी है, सब्जेक्ट की जो स्पेशलिटी है उसको हम समझें। तो हम ये करेंगे कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, बहुत सूक्ष्मतर स्तर पे जो है सब्जेक्ट की एक्सक्लूसिविटी जो है मैं आपसे डिस्कस करूंगी। एक बार अगर आप इन चीज़ों को समझ जाते हैं तो बहुत आसान हो जाता है इस सब्जेक्ट में स्कोर करना। एक्चुअली क्या होता है कि सब्जेक्ट में बच्चों के मार्क्स नहीं आते हैं, तो कहते हैं कि सिलेबस भी बहुत कम है, कॉन्सेप्ट्स भी समझ में आ गए, आंसर भी लिख के आ गए, केस स्टडी भी सॉल्व कर ली, कि नंबर नहीं आ रहे हैं, बहुत किताबें भी पढ़ ली, तो नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं और नंबर कैसे आए पर भी हम बात जो है। और फाइनली जब हम इन तीनों स्टेप्स से होकर गुजरेंगे तो जो आखिरी चीज़ इस क्लास में हम करेंगे वो होगा सिलेबस को डिकोड करना, सिलेबस को समझना। दोस्तों, यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे सिलेबस की समझ अपने आप में बहुत ज़रूरी है, और सिलेबस को किस तरह से समझा जाए, किस तरह से याद रखा जाए, इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा तो नहीं कर सकते कि एक दिन बैठे और पूरा का पूरा सिलेबस लेकर हट गए, तो ये राइट अप्रोच नहीं। किस तरीके से आप सिलेबस को समझें जिससे आपको जो टर्म्स हैं वो याद रहें, पर हम बात करेंगे, और अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जैसे ही ये क्लास ख़त्म हो सिलेबस जो है आपको ऑन टिप्स याद हो। तो इन चीज़ों पर जो है हम यहाँ पर बात करेंगे। अब इस डिस्कशन को जो है हम शुरू करेंगे, और उससे पहले जो एक बहुत ज़रूरी मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगी वो ये है कि एक पाठक होने के नाते आपको इस सब्जेक्ट को जिस तरीके से अप्रोच करना है वो है बहुत ईमानदारी के साथ आपको इस सब्जेक्ट को अप्रोच में भी, विशेष तौर पर आप एक विशिष्ट पाठक हैं इस सब्जेक्ट के, जो आप एक ऐसे एग्ज़ाम के लिए सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं जहाँ पे इस सब्जेक्ट की एप्लीकेबिलिटी, इसकी एम्प्लॉयबिलिटी जो है बहुत ज़रूरी है। तो इसको जो है ध्यान में रखना है कि जब भी आप इस विषय को पढ़ें, इसको सीखें, तो जो है झुककर, हाथ जोड़कर इस विषय को पढ़ें, समझें कि बहुत ईमानदारी से एक एक चीज़ को हमें सीखना है, समझना है। तो आइए इस विषय पर जो है आज हम बात करते हैं। अब जब भी हम किसी विषय पर बात करते हैं तो सबसे जो सरलतम अप्रोच होता है वो होता है कि कीवर्ड्स को समझने, की टर्म्स को समझ। आप जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो वो एक सेक्शन होता है जहाँ पे वर्ड्स लिखा होता है, या किसी भी किताब को आप पढ़ते हैं तो नीचे जो है रेफरेंसिंग जहाँ पे की जाती है वहाँ पे जो मुश्किल वर्ड्स होते हैं, जो आपके की वर्ड्स होते हैं, उनको लिखा जाता है। अगर नहीं लिखा जाता है तो उनको बोल्ड कर देते हैं, किताब लिखते हैं जो ऑथर होते हैं उनको बोल्ड कर देते हैं। कारण कारण ये कि वो की वर्ड्स हैं, उनकी समझ जो है वो आपके पास बेहतर होनी चाहिए। और ये जो अप्रोच है ये किसी भी
चीज़ को, किसी भी विषय को पढ़ने का, किसी भी नई चीज़ को सीखने का सबसे बेसिक और सबसे सरलतम अप्रोच जो है कहलाता है। तो इस विषय के जो कीवर्ड्स हैं वो सिलेबस का डिनोशन है। कीवर्ड्स यहाँ हैं, उनको हम कीवर्ड्स को लिखते हैं। एथिक्स, इंटीग्रिटी, एंड एप्टीट्यूड। यानी कि नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि। अभी अभी हमने बात की कि जब हम इस विषय को समझेंगे तो हम यहाँ सीखेंगे कि सही और गलत की समझ क्या होती है, नैतिक और अनैतिक की समझ क्या होती है, न्यायोचित या तर्क संगत की समझ क्या होती है, लॉजिकल क्या होता है, राइटनेसनेस क्या होता है। ठीक, सभी चीज़ों के बारे में हमने बात की कि हम इस विषय में इसको पढ़ेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो निश्चित है कि इसका कोई ना कोई पैमाना होगा, कोई ना कोई मेजर होगा, कुछ मानक होंगे, प्रिंसिपल्स होंगे जिनके आधार पे हम कह सके कि हाँ ये चीज़ जो है ये राइट है, ये चीज़ जो है ये रॉन्ग है। जब हम इन मानकों के बारे में बात करेंगे, जब हम इन पैमानों के बारे में बात करेंगे, या कोई इंस्टीट्यूशन है जो आपको वैल्यूज़ के बारे में फॉर एग्जाम्पल, सही और गलत की समझ तो ऐसी समझ है जो जिसके लिए आपका बहुत पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी नहीं है। जब आप जन्म लेते हैं आपके परिवार में, जब आप स्कूल जाते हैं तो वहीं से जो है आपकी सही और गलत की सीखने की जो है जो आपकी लड़ाई है वो शुरू हो जाती है। आपको बताया जाता है कि ठीक है, झूठ बोलना जो है वो गलत होता है, चोरी करना जो है वो गलत होता है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं जो आपको बताते हैं कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंस्टीट्यूशंस आपकी फैमिली हो सकती है, स्कूल हो सकता है, आपका रिलीजन हो सकता है, आपका कल्चर हो सकता है, ये सभी जो है ये एथिक्स के भीतर जो है आते हैं। अब इस आधार पर अगर हम एथिक्स को डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि अध्ययन की वह विधा जो हमें सही गलत, नैतिक अनैतिक, न्यायोचित, तर्क संगत आदि का बोध कराए, आदि का ज्ञान कराए, और वो मानक जो इन चीज़ों को समझने में हमारी मदद, इनकी जो स्टडी है इनको आप नीति शास्त्र कह सकते हैं। अध्ययन को आप नीति शास्त्र, इस तरह से हमने समझा कि नीति शास्त्र जो है वो क्या है, इस तरह से आप नीति शास्त्र को समझ सकते। अब जो है हमारा दूसरा कीवर्ड इंटीग्रिटी को समझ, इस शब्द को जरा ध्यान से सुन, तो सत्यनिष्ठा कहा गया है, आपकी सच्चाई। जब आप किसी काम को करते हैं तो उसके लिए आपकी प्रतिबद्धता, आपकी ईमानदारी, आप कितने इंटीग्रल हैं, आपकी अखंडता चीज को करने के, इसको इंटीग्रिटी के अंदर जो है रखा गया। इंटीग्रिटी आप जब वैल्यूज की बात करेंगे तो इस जो आपका सिलेबस है उसमें जो तीसरा चैप्टर है उसमें इंटीग्रिटी की बात करेंगे, डिटेल में इंटीग्रिटी को डिस्कस। तो इस सर्विस में ये एक ऐसा वैल्यू है जो आपका परिचय देगी, आप कितने ज़्यादा इंटीग्रल हैं, आप कितने ज़्यादा ऑनेस्ट हैं अपने काम को लेकर। अगर आपको कोई काम दिया जाए तो जो आप सोचते हैं, जो आपके एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं, जो आप प्रोफेस करते हैं, तो आप कहते हैं कि ठीक है मैं बहुत ईमानदारी से अपना काम करूँगा या करूँगी, फिर जब आप उसको काम करते हैं, उस काम को करते हैं, कितना बैलेंस है, कितने सत्यनिष्ठ हैं आप अपने कर्तव्य के, कितने कर्तव्यबद्ध हैं आप, ये सभी चीज़ें जो हैं ये आती हैं। हालांकि इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए एक बेसिक समझ जो है हमने इस वर्ड की डेवलप की।
अब आते हैं अपने तीसरे कीवर्ड की तरफ, जो कि है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड की जब आप बात करते हैं तो इसको हम ट्रांसलेट करते हैं अभिवृत्ति के रूप। अभिवृत्ति, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड को लेकर के जो है बहुत कंफ्यूजन भी होता है। कई लोग जो है एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, स्किल आदि में कंफ्यूज हो जाते हैं। कई जगह जो है अगर आप कई बार गूगल सर्च करें या कई जगह जो है आप देखें एप्टीट्यूड को, तो इसका मतलब कौशल भी लिखा गया होता है। तो आज जो है हम इस कंफ्यूजन को सबसे पहले दूर करेंगे। हम समझेंगे कि एप्टीट्यूड, स्किल और एटीट्यूड कैसे अलग है। तो जब आप एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो एप्टीट्यूड का अर्थ है आपकी आंतरिक क्षमता। किसी काम को करने के लिए जो आपके भीतर जो कौशल है, मेंटल और फिजिकल दोनों हो सकता है, वो कितना है, वो आपका एप्टीट्यूड। जब आप स्किल की बात करते हैं तो स्किल आपकी कुशलता। जब आपसे कहा जाए कि आप जो है आपको बड़े होकर के पायलट बनना है, मान लीजिए आपको बड़े होकर के डॉक्टर बनना है, तो आप उस स्किल को डेवलप करते हैं। आप पढ़ते हैं, आप सीखते हैं कि किस तरीके से जो है आप उस काम को कर सकें। अगर आपको मैकेनिक बनना है, आपको पायलट बनना है, तो आप पूरा मैकेनिकल ऑपरेशन जो है सीखते हैं। आप उस स्किल को, आप उस कुशलता को, उस कौशल को डेवलप करते हैं। लेकिन एप्टीट्यूड आप डेवलप नहीं करते। आपके भीतर एप्टीट्यूड जो है वो पहले से होता है। उदाहरण के लिए कि अगर कोई गायिका है, मान लीजिए कि कोई गायिका है जैसे कि अनुराधा पोरवाल हो गई, वो भजन गाती हैं। ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि एक दिन से अचानक जो है उन्होंने सोचा होगा कि आइए हम भजन गाते हैं, उन्होंने ट्रेनिंग की होगी और वो जो है गायिका बन गई हो। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली बहुत अच्छे क्रिकेटर्स हैं। तो क्रिकेट खेलना जो है, चलिए ठीक है, प्रैक्टिस से उन्होंने उस स्किल को, उस जो उनकी वो शक्ति है उसको और ज़्यादा पॉलिश किया होगा, लेकिन उसकी अभिवृत्ति जो है उसके अंदर, उनके अंदर पहले से मौजूद होगी। अब एक अच्छा क्रिकेटर एक अच्छा नेता बन जाए ये ज़रूरी नहीं। सचिन तेंदुलकर जो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छे नेता हो। या विराट कोहली जो बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनकी लीडरशिप क्वालिटी भी उतनी है। तो आपका जो एप्टीट्यूड है, आपकी जो व्यक्तिगत अभिवृत्ति है, तो आपको आपके अंदर जो किसी कार्य को करने का या किसी कार्य के लिए जो आपकी आंतरिक जो आपका कौशल है, आपकी अभिवृत्ति है, जो आप में मौजूद है पहले, तो उसको एप्टीट्यूड। तो स्किल और एप्टीट्यूड में आप अंतर जो है सीख, स्किल जो है उसको आप सीखते हैं और एप्टीट्यूड जो है, अभिवृत्ति जो है किसी कार्य के लिए, वो आप में पहले से मौजूद होती है। स्किल जो है उसको आप प्रैक्टिस करते हैं तो वो और ज़्यादा पॉलिश हो। तीसरी जो चीज़ थी एटीट्यूड, इस कंफ्यूजन को क्लियर करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा पूरा का पूरा सिलेबस जो है एप्टीट्यूड, वैल्यू, एटीट्यूड्स सभी की टर्म्स के इर्द गिर्द घूमता है। तो ये ज़रूरी है कि हम इन कन्फ्यूजन्स को, इन कीवर्ड्स को जो है पहले ही क्लियर कर लें, समझ लें। एटीट्यूड की जब आप बात करते हैं तो एटीट्यूड जो है वो मेंटल होता है। जब आप किसी चीज़ को देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, करते हैं, तो उसके प्रति आप एक धारणा बनाते हैं। आप एक के लिए आप कुछ महसूस करते हैं, सोचते हैं। वो चीज़ जो है वो आपके दिमाग में चलती रहती है और वो जो चीज़ है वो आप वो जो भावना है आपके अंदर, वो उस कार्य के लिए आपका एटीट्यूड है, तो आप फॉर्म करते हैं। तो एटीट्यूड जो है इट इज़ कम्प्लीटली मेंटल, बट व्हेन यू टॉक अबाउट एप्टीट्यूड इट इज़ नॉट मेंटल, इट इज़ बोथ मेंटल एंड फिजिकल। ठीक है, आपको जब आप किसी कार्य को करते हैं तो केवल दिमाग से तो नहीं करते हैं, आपकी वॉलंटरीनेस, आपका जो एक्शन का ओरिएंटेशन है, सभी चीज़ें जो है उसमें लगती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने एप्टीट्यूड, एटीट्यूड और स्किल में क्या डिफरेंस, और यहाँ पे जो हमारा कीवर्ड है वो है एप्टीट्यूड। कमीशन ने इस वर्ड को क्यों इंट्रोड्यूस किया? एक सिविल सर्वेंट बनने के लिए जो क्वालिटीज़ आपके अंदर हो, उसको लेकर के उस सर्विस के लिए जो आपका एप्टीट्यूड होना चाहिए वो आप में किस तरीके का है, इसकी जांच करनी बहुत ज़रूरी है। वर्ड जो है हमारे सिलेबस में, इस तरीके से हमने सीखा कि एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड हमारे सिलेबस के जो 3 पिलर्स हैं क्या है। ठीक है, अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्या
इतनी समझ इस विषय की पर्याप्त है विषय को जानने के, विषय को सीख? आइए देखते हैं। तो एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ। मान लीजिए कि आप ट्रेन में जा रहे हैं कहीं और एक व्यक्ति है, वो आपसे पूछता है कि ग्रेविटी क्या होता है। आपने ग्रेविटी पढ़ी है, आपने ग्रेविटी के बारे में सीखा है, तो आप उससे कहेंगे कि when a body is attracted by a planet or earth toward its center, a force is applied. Force that push that attracts it towards its center is called gravity. तरीके का कोई भी बल तो किसी भी वस्तु को या किसी भी चीज को जो पृथ्वी या किसी भी ग्रह के द्वारा अपने केंद्र में वो उसको आकर्षित करती है, बल को जो है गुरुत्वाकर्षण, क्या आपने उस व्यक्ति को बता दिया। अब उस व्यक्ति ने आपसे कहा कि समझ में नहीं आया, थोड़ा ले वुमन टर्म में समझाओ कि क्या है। तो आप उसको कैसे समझाएंगे? आप उसको तब समझाएंगे जब आपकी जो समझ है उस विषय पे वो बहुत ज़्यादा क्लियर। तो आप उसको कहेंगे, आप उसको एक एग्जाम्पल देंगे कि देखो जब सेब गिरता है या जब कोई बॉल गिरता है तो वो नीचे की तरफ गिरता है, सेंटर में गिरता है, हाँ गिरता है। इन सभी बातों पे आप बात करेंगे, शायद आप उसको जो है। अब ये उदाहरण मैंने क्यों दिया, आइए इस पर भी बात करें। जब भी हम अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, तो इसके कुछ आयाम होते हैं, इसके कुछ फैसेट्स होते हैं जिनके आधार पर हम किसी भी चीज को समझते हैं और सीखते हैं। कई बार जो है वो फैसेट्स निहित होते हैं, तो आयाम जिनकी हम अभी बात करेंगे वो छुपे हुए होते हैं, और कई बार जो है वो बहुत ज्यादा विजिबल होते हैं। अब वो आयाम क्या है, इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले व्हाट, ठीक, कोई भी चीज जिसके बारे में बात की जा रही है वो क्या है। के बाद वाई, वाई के बाद आता है हाउ, फिर आता है वेयर, और कई जगहों पर जो है व्हेन। ठीक है, व्हेन चूंकि ये टेम्पोरल एस्पेक्ट है, टेम्पोरल यानी कि टाइम डिपेंडेंट एस्पेक्ट है, तो कई जगह पे जो है जब हम एब्स्ट्रैक्ट या अमूर्त संकल्पनाओं की बात करते हैं तो नहीं भी लेते। लेकिन बाकी के जो चार एस्पेक्ट्स हैं, व्हाट, व्हाई, हाउ एंड वेयर, इनको समझना बहुत जरूरी है। अगर इसको हम एथिक्स, तो हम नीति शास्त्र की समझ आज विकसित कर रहे हैं, पर लागू करें तो किस तरीके से इसको समझ सकते हैं। व्हाट की बात करें यानी कि नीति शास्त्र या नैतिकता क्या है, तो आप समझ सकते हैं कि नीति शास्त्र जो है अध्ययन की वह विधा है जहाँ पे आप सही गलत नैतिक बारे में बात करते हैं, पर ऑलरेडी बात कर ली, तो ये वाला एस्पेक्ट अपना जो है क्लियर हो गया। अब दूसरा एस्पेक्ट जो है हमारे पास वो है वाई, यानी कि इस विषय को आप क्यों समझें, कि जो विषय है ये इंट्रोड्यूस क्यों किया गया। तो ध्यान दीजिएगा कि एथिक्स एज अ पेपर आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया गया 2013 में। तो क्या 2013 से पहले कमीशन को एथिकल ऑफिसर्स की जरूरत नहीं थी, और 2013 में कमीशन को अचानक लगा कि अब जो ऑफिसर्स आने चाहिए वो एथिकल होने चाहिए? नहीं, ऐसा भी नहीं। असल में क्या हुआ कि 2010 से 2013 के बीच में कई रिपोर्ट्स ऐसे सामने आए जिन्होंने ये कहा कि इंस्टीट्यूशंस में, ट्रेनिंग एकेडमी में या अलग अलग जगहों पे जो ऑफिसर्स आ रहे हैं, जो ट्रेनिंग ऑफिसर्स आ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी है, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर जो उनमें क्वालिटीज होनी चाहिए वो सब है, पर जो उनका एथिकल टेम्परामेंट है, जो उनका मॉरल टेम्परामेंट है, वो इतना ज़्यादा विकसित। अब इन सभी चीज़ों पर जब मेडिटेट किया गया, मेडिटेट नहीं यानी कि सोचा गया, विचार किया गया, तो पाया गया कि एक ऐसे विषय को इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी है जिसके आधार पर जो
इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं उनकी जो कैपेबिलिटीज़ है उनकी जांच, और एथिक्स को इसीलिए जो है आपके आपके सिलेबस में, ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जब एथिक्स को एज अ पार्ट ऑफ आपका जीएस सिलेबस इंट्रोड्यूस किया गया, तो उसको लेकर के कई तरह के कयास, कई तरह के दावे जो हैं। अब सबसे पहली चीज़ ये थी कि एथिक्स पढ़ाएगा कौन, विषय को पढ़ाने का जिम्मा कौन लेगा। अलग अलग विषयों ने जो है अपने दावे किए। दर्शन शास्त्र वालों ने कहा कि चूंकि यहाँ पे अमूर्त चीज़ों की बात हो रही, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों की बात हो रही, विजनरी चीज़ों की बात हो रही, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, हम पढ़ाएंगे, ये हमारा हिस्सा है। समाजशास्त्र वालों ने कहा कि ठीक है, सारी चीज़ ठीक है, लेकिन तुम इसको अप्लाई कहाँ समाज में, व्यक्ति के ऊपर। तो चूंकि एप्लीकेबिलिटी समाज में ज़्यादा है, समाजशास्त्र वालों ने कहा हम पढ़ाएंगे इसको। फिर साइकोलॉजी वाले आए। साइकोलॉजी में कहा गया कि आप एटीट्यूड की बात करेंगे, एप्टीट्यूड की बात करेंगे, वैल्यूज, थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिहेवियर की बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये बिना साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स को डेवलप किए बिना, या बिना साइकोलॉजिकल टेम्परामेंट को डेवलप किए बिना संभव नहीं है। और इस वजह से इस विषय को मनोविज्ञान के भीतर पढ़ा जाए, ये भी बात ठीक। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले शांति से सभी ये जो पूरा डिस्कोर्स था इसको सुन रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि असल में हमारे पेपर में इंट्रोड्यूस किया गया है और एक मेजर हिस्सा जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ओवरलैप करता है। आपको हम एडमिनिस्ट्रेटर बनाना चाहते हैं, तो आपके भीतर जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ है उनकी हम जांच करना चाहते हैं। तो आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से इतर, इससे अलग आप इसको कैसे देख सकते हैं? तो इसलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। फिर बाजार में इसको लेकर के दो थ्योरीज आई। लोगों ने कहा कि इन सभी विषयों का समागम जो है ये है, हम सभी विषयों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो है वो इसमें पढ़ेंगे, तो ये सभी विषयों का एक समागम है। दूसरी थ्योरी थी, उसने ये कहा कि नहीं, एथिक्स को हम छोटा नहीं दिखा सकते, हम ये नहीं कह सकते कि उसने सबसे कुछ ना कुछ किया है। ये सभी विषय एथिक्स से कुछ ना कुछ, तो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स की बात करते हैं समाजशास्त्र वाले, मनोविज्ञान वाले, ये सब एथिक्स से लेते हैं। जो एथिकल अनएथिकल की बातें करते हैं, मॉरल इमॉरल की बातें करते हैं, चाहे आप रिलीजन, थियोलॉजी में इन चीज़ों की बात करते हैं, सब आपने एथिक्स से लिया है। तो आप सब जो है एथिक्स का हिस्सा है, आप सब जो है एथिक्स से कर्ज ले रहे हैं। तो दोनों ही थ्योरी जो है बड़ी प्रिवेलेंट रही। जब लोगों ने इसको पढ़ाना शुरू किया तो अपने अपने तरीके से जो है इसको पढ़ाना शुरू। और यहीं पर जब हम इन दोनों अप्रोच में से किसी एक अप्रोच को चुनते हैं, तो हमें क्या करना है दोस्तों? हमें एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, हमें एकेडमिशियन नहीं बनना है। तो हमें इस बात के डिबेट में घुसने की आवश्यकता तो है नहीं कि क्या बड़ा है और क्या छोटा है, और विषय जो है वो हमारी तरह आपस में compete तो करते नहीं, ठीक है। वो म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग्स हैं एक सब्जेक्ट और दूसरे सब्जेक्ट के बेस में, तो हमको इन दोनों ही अप्रोच को नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि अगर हम इन दोनों में से किसी भी एक अप्रोच को लेते हैं तो इस सब्जेक्ट के प्रति जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत नैरो हो जाएगी, वो बहुत सिकुड़ जाएगी। हमको ये नहीं करना है। हमको एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को लेकर के चलना है। जब हम एटीट्यूड को पढ़ेंगे, जब हम वैल्यू को पढ़ेंगे, तो हम वैल्यू को केवल मनोवैज्ञानिक पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ेंगे, या हम वैल्यू को केवल समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से नहीं पढ़ेंगे, या दर्शन के दृष्टिकोण से नहीं पढ़ेंगे। हम वैल्यू को मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझेंगे, और फिर हम ये भी समझेंगे कि इसको इंडिविजुअल पे, इसको समाज में आप अपने जो आपका कैरेक्टर है, जो आपके वर्च्यूज हैं, कैसे आप उसको अप्लाई करें। समाज में जो चीज़ें आप देखते हैं, कैसे आप उससे वैल्यूज को लें।
हम ये भी समझेंगे कि किसी वैल्यू को जब आप पढ़ते हैं तो उसके पीछे का दर्शन क्या है। तो इस तरीके से हम सभी अप्रोचेस को जो है समझेंगे कि एग्जाम आपको डिप्लोमेट बनाना चाहता है तो हम बहुत डिप्लोमेटिकली सभी सब्जेक्ट से कुछ ना कुछ लेंगे और सीखेंगे। तो इस तरीके से तो इस विषय को हम अप्रोच। तो अभी हमने दूसरा एस्पेक्ट यानी कि वाई को कवर किया। अब बात करते हैं हाउ, कैसे सब्जेक्ट को पढ़ें। तो कैसे इस सब्जेक्ट को पढ़ें इसका जवाब मैं आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि पूरा का पूरा जो सिलेबस है, विषय की जो पूरी की पूरी पढ़ाई है, ये इसी बात पर निर्भर करती है कि कैसे इस सब्जेक्ट को पढ़ें। और अगले सेगमेंट में यानी कि अगला थीम जब हम डिस्कस करेंगे, जब हम बात करेंगे कि इस सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ा जाए, उसमें इस पर हम चर्चा करेंगे। अब वेयर इस सब्जेक्ट की एप्लीकेबिलिटी कहाँ हो, कहाँ इसको लागू किया जाए। तो जब आप कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, जो की टर्म्स है हमारे सिलेबस में, तो आप जब आप उसको समझेंगे तो आप समझेंगे कि कुछ चीज़ें जो है आपको इंस्टीट्यूशंस, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्लीकेबिलिटी के बारे में सिखाएंगी। कहीं पे आप जैसे जब आप एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इमोशनल एबिलिटी, इन चीज़ों के बारे में तो आप समझेंगे कि उन चीज़ों की उन चीज़ों का जो व्यक्तिगत डेवलपमेंट है वो कितना ज़रूरी है। तो इंडिविजुअल लेवल पे उसकी एप्लीकेबिलिटी कैसी की जाए, इस पर भी बात की जाएगी। और साथ में समाज, क्योंकि सामाजिक प्राणी है मनुष्य, तो समाज से हम कुछ ना कुछ लेते हैं और हमारा कर्तव्य भी है कि हम समाज को कुछ ना कुछ दे सकें। तो समाज में इन चीज़ों की क्या एप्लीकेबिलिटी है, इसको भी हम, ठीक है। तो इन सभी एस्पेक्ट्स को हम समझ चुके हैं। अब बात करते हैं कि अंडरस्टैंडिंग को लेकर हमारा अप्रोच क्या हो। दोस्तों, जब भी आप किसी भी विषय की समझ को अप्रोच करने की बात करते हैं तो दो तरह का अप्रोच जो है वो उसको समझने के लिए जरूरी होता, जनरली प्रेवलेंट भी है। आइए उसको देखते हैं। approaches to understand a subject या फिर कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये कैपिटल कर देते हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए क्या अप्रोच हो सकते हैं। पहला जो अप्रोच है वो है एक्सक्लूसिव अप्रोच, और जो दूसरा अप्रोच है वो है इंक्लूसिव अप्रोच, ठीक है। और एक और अप्रोच जो है इनके अलावा जो इन दोनों से बेहतर है वो है इंक्लूसिव टू इंक्लूसिव, ठीक है। अब हम इन तीनों अप्रोचेस को समझेंगे और देखेंगे कि इन तीनों में से बेहतर अप्रोच कौन सा है। जब आप एक्सक्लूसिव अप्रोच की बात करते हैं, अब ये वर्ड आप सोचिए इसके बारे में, जब आप कहते हैं कि कोई चीज़ बड़ी एक्सक्लूसिव है, मार्केट में चीज़ आई, कोई चीज़ आपने देखी, आपने कहा ये बड़ी एक्सक्लूसिव है, इसके जैसी कोई दूसरी चीज़ नहीं, यानी कि आप बात करते हो इन स्पेशलिटीज़ के बारे में, विषय जो चीज़ है उसकी खासियत के बारे में, जो उसको जैसी वो है वैसा बनाती है। तो जब हम एक्सक्लूसिव अप्रोच की बात करते हैं तो हम बात करेंगे कि क्या वो चीज़ें हैं, क्या वो फीचर्स हैं जो किसी सब्जेक्ट को या किसी चीज़ को जैसी वो है वैसा बनाती है, ठीक। अगला जो अप्रोच है वो है इंक्लूसिव अप्रोच, ठीक है। जब हम इंक्लूसिव अप्रोच के बारे में बात करेंगे तो हम देखेंगे कि किसी भी विषय का जो है एसेंस क्या है, क्या ऐसी चीज़ें जो है जो उसको कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। इसको आप एक डिफरेंशियल वे में समझिए कि जब हम एक्सक्लूसिव अप्रोच को लेते हैं तो हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें उस जो चीज़ हमारे पास है। मान लीजिए कि आपने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा, आपने एक सैमसंग का मोबाइल फ़ोन खरीदा, तो आपने देखा कि सैमसंग के मोबाइल फ़ोन में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरे चीज़ों में नहीं है। तो आपने पहले क्या किया, क्या ऐसी चीज़ें जो दूसरे चीज़ों में नहीं है उसको आपने मार्क करी,
ठीक है। फिर आपने देखा कि ये चीज़, तो आपने क्या किया कि बाकी सारी चीज़ें छाँट दी और जो उसकी स्पेशलिटी है उसको रख ली। जब आप इंक्लूसिव अप्रोच की तरफ जाएँगे तो आप देखेंगे कि क्या वो चीज़ें जो है वो उसमें हैं। यानी कि आपने केवल सैमसंग का ही फ़ोन देखा, आपने कोई दूसरा फ़ोन ही नहीं देखा। आप मार्केट गए, आप सैमसंग के शोरूम में गए और आपने केवल वही फ़ोन देखे जो सैमसंग के थे। तो आपने केवल उन चीज़ों को जाना जो सैमसंग के उन फीचर्स को जाना जो सैमसंग के फ़ोन में होते, ठीक है। तो ये जो अप्रोच था इसमें आपने देखा कि क्या वो चीज़ है जो उस चीज़ के एसेंस को कॉन्स्टिट्यूट करती है। तो ये आपका इंक्लूसिव अप्रोच हो, ठीक है। अब जो तीसरा अप्रोच है वो है एक्सक्लूसिव टू इन। अब इस अप्रोच को समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। इस कहानी की जो समझ है आपकी इकोनॉमी में भी आपको इकोनॉमिक्स की जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपको हेल्प करेगी। जो हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंस ईयर्स थे, आज़ादी के बाद 1947 के बाद इन 1950s, जब हम थोड़े से स्टेबल हुए और हमने तय किया कि जो हमारा इकोनॉमिक मॉडल है, सोशियो इकोनॉमिक जो हमारा मॉडल है उसको डेवलप करें, तो उस वक्त हम जो है सोशलिस्ट मॉडल के प्रति थोड़े से इंक्लाइन थे। यूएसएसआर का जो मॉडल था हम उससे थोड़े से प्रभावित थे। तो दोस्तों हमने क्या किया, हमने पब्लिक सेक्टर बेस्ड इंडस्ट्रीज को जो है बढ़ाने की कोशिश। हमने ये सोचा कि क्यों ना हम अपने पब्लिक सेक्टर को पहले जो है डेवलप करें। जो हमारा इंडस्ट्रियल सेटअप भी था वो हमने पब्लिक सेक्टर बेस्ड इंडस्ट्रीज बढ़ाने की कोशिश की। अब इसके कारण क्या थे? सबसे पहले तो हम ये चाह रहे थे कि किस तरीके से हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग हो, हम केपेबल बने। फिर हम ये चाह रहे थे कि जो हमारे चैलेंजेस हैं, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, क्लास जो पिछड़े वर्गों तक नहीं पहुंच पाता है, तो हमारे बैकवर्ड एरियाज हैं, विलेजेस को अभी तो हम नहीं कह सकते हैं विलेजेस बैकवर्ड एरियाज हैं क्योंकि सारे स्कीम्स आ चुके हैं, लाभ भी लोगों को मिल रहा है। उस समय ऐसा नहीं था। तो डेवलपमेंट को कैसे अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग सेगमेंट्स में या अलग अलग जो पार्ट है कंट्री का वहां तक पहुंचा सके, ये जो है हमारा एम था। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लाभ जो है वो लोगों को देना चाहते थे। तो इस वजह से जो है हमने ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो पब्लिक सेक्टर में। अब क्या होता है कि 1991 में फैक्ट कुछ क्राइसिस के सिचुएशंस हमने देखी, 1950 देखा, फाइनली 1991 में रियलाइज हुआ कि हमें कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारे चैलेंजेस हैं हम उनको ठीक तरह से फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण ये था कि जब हम ग्लोबल कॉम्पिटेंसी में, जब हम वैश्विक पैमाने पर वैश्विक जो लैंडस्केप है उसमें देखते थे इंडिया का जो पोजीशन है, तो हमने देखा कि हम जो है कहीं ना कहीं अभी भी पीछे रह गए। तो वो आगे बढ़ने की होड़ में भी कुछ चीज़ें जो है हम लेकर आए। और ये जो 1991 की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे, ये तीन जो चीज़ थी वो बड़ी प्रमुख थी। पहला, लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन को आप डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। दूसरा, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और जो हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी थी, क्लोज्ड इकोनॉमी रही, हमने उसको थोड़ा थोड़ा खोलने की कोशिश की। हम एक कन्वर्टेबल ओपन इकोनॉमी की तरफ जाने की हम। तीसरी जो चीज़ थी वो थी प्राइवेट सेक्टर को एंटर कराना। तो वी ट्राइड टू लेट द प्राइवेट प्लेयर्स एंटर द गेम नाउ, ठीक। तो ये चीज़ें हमने की। इसके बाद धीरे धीरे जब हम और आगे बढ़े 2010, हमें लगा कि ठीक है, जो हमारा ग्रोथ रेट है या जो हमारे ग्रोथ के पैरामीटर्स हैं वहाँ तो हम ठीक तरह से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं अभी भी, जैसे कि हंगर इंडेक्स में जो हमारी पॉपुलेशन है वो अभी भी बहुत ज़्यादा मैल न्यूट्रिशन का सामना कर, या अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू उसको हम ठीक तरह से कम नहीं कर। तो हम कुछ स्कीम्स लेकर आए, बहुत सारे स्कीम्स आप देखते हो का लाभ भी लोगों को मिले। आयुष्मान भारत, जननी सुरक्षा योजना, के अलावा जन धन आहार मोबाइल योजना, कृषि के क्षेत्र में कई स्कीम,
पेंशन के लिए जो है प्रधानमंत्री श्रम सम्मान निधि आई। तो इन योजनाओं को लाने के पीछे जो हमारा उद्देश्य था कि ऐसे वर्ग समाज के, ऐसे तबके समाज के जो इंक्लूसिव फील नहीं करते हैं, जो इंक्लूडेड फील नहीं करते हैं, उनको इंक्लूड किया जाए। तो हमने किस तरीके का अप्रोच लिया? हमने इंक्लूसिव अप्रोच। इसके पहले हमने किस तरीके का अप्रोच लिया? हमने इंक्लूसिव अप्रोच लिया। हम समझ पाए कि हम एक सेक्शन जो है हमने उसको उठाया, सॉरी एक पार्ट जो है प्राइवेट सेक्टर को, सॉरी पब्लिक जो हमारा सेक्टर था उसको हमने डेवलप किया। ठीक है, तो हम एक्सक्लूसिव से इंक्लूसिव की तरफ आए। धीरे धीरे जब हम और आगे बढ़े तो हमने ये जो यूनिक बायोमेट्रिक आईडी है, जो आपका आधार है, उसकी तरफ पहुंचे। और हमें समझ में आया कि अभी भी जो हम इंक्लूसिव अप्रोच अपना रहे हैं उससे भी हम ठीक तरह से चैलेंजेस का जो सामना है। तो हमें समझ में आया कि हमें कैटेगराइज करने की बहुत ज़रूरत है। हमें कैटेगराइज करने की बहुत ज़रूरत है कि किस कैटेगरी को जो है ज़्यादा एड्स की ज़रूरत है, ज़्यादा सब्सिडी की ज़रूरत है, ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। इसलिए हमें डेटास चाहिए थे, ये आगे की बात है। तो कैटेगराइजेशन अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो उसका एक एग्जाम्पल आप ये जो BPL, APL और अंत्योदय अन्य योजना स्कीम की जो कैटेगरी है इसको देखकर समझ, पर्टिकुलर जो सेक्शन है, पर्टिकुलर पार्ट है किसी का, उसको आप BPL में रखते हैं, लो पॉवर्टी लाइन रखते हैं। उससे भी ज़्यादा जिनकी, उनसे भी कम आय जिनकी है, उनको आप अंत्योदय अन्य योजना के। ठीक, तो ये हम इसीलिए कर पाए क्योंकि हमें प्रॉब्लम समझ में आई। हमें समझ में आई कि हमारी डिलीवरी मैकेनिज्म में प्रॉब्लम है, या हमारे पास जो डेटास है वो ठीक तरह से नहीं पहुंच पा रहे। तो इन सभी चीज़ों पे हमने काम किया और इस तरह से हम जिस अप्रोच पे बढ़े, अप्रोच की तरफ बढ़े, वो था एक्सक्लूसिव टू इन। ठीक है, तो ये इकोनॉमी की कहानी तो आपने सुन ली। अब इससे आपने क्या सीखा, इसको टेस्ट कर। अब अगर बात करें इस अप्रोच को एथिक्स में एम्प्लॉय करने की, एथिक्स में इसका क्या इम्प्लीकेशन देखते हैं। अगर हम बात करें कि एथिक्स की अंडरस्टैंडिंग को हम एक्सक्लूसिव टू इंक्लूसिव वे में कैसे देख सकते हैं, तो उस पर भी हम बात करेंगे। अब अगर हम बात, जैसे कि हमने समझा जब हम सीख रहे थे कि एथिक्स को डिफाइन कैसे करें या एथिक्स क्या चीज़ है, तो हमने कहा कि सही और गलत की समझ, ऐसे मानक, ऐसे पैमाने जिस पर बात करें उसको आप एथिक्स में रखेंगे। लेकिन दोस्तों, सही और गलत की समझ तो हम शुरू से जो है हम विकसित करते हैं। घर में जो है हम बात करते हैं क्या सही क्या गलत है, स्कूल में बात करते हैं, हर चीज़ जो है हम वो सही और गलत के आधार पर ही करते हैं, और हर डिसिप्लिन में इसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोल है। तो एथिक्स एक्सक्लूसिव कैसे, एथिक्स अलग कैसे? सबसे पहले बात करते हैं कि किन विषयों से जो है एथिक्स को आप कंपेयर करें और एथिक्स अलग कैसे हो। सबसे पहला जो इसमें सबसे पहली चीज़ जो है उभर कर हमारे सामने आती है वो है रिलीजन, धर्म, नैतिकता और धर्म के। अब को एक्सप्लेन करने से पहले एक स्टेटमेंट में मैं इसके ऊपर बात करना चाहूँगी कि रिलीजन मे और मे नॉट बी एथिकल, बट एथिक्स, कोई जो धर्म है उसका नैतिक होना या ना होना ये जरूरी नहीं है कि कोई धर्म जो है वो नैतिक हो। लेकिन अगर नैतिकता की आप बात कर रहे हैं, नीति शास्त्र की बात कर रहे हैं, तो नीति शास्त्र जो है वो धार्मिक नहीं। इसका एक उदाहरण जो है कि धर्म की बात करते हैं, सपोज कि हम इस्लाम की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, उसमें कई ऐसे प्रैक्टिसेस हैं। अब अगर बात करें कि एथिक्स और रिलीजन में क्या अंतर है, क्या चीज़ें जो है दोनों विषयों को एक दूसरे से अलग बनाती हैं, तो इसके लिए मैं एक स्टेटमेंट पर जो है बात करना चाहूँगी, इसको ज़रा गौर से सुनिए। जब आप बात करते हैं रिलीजन की, किसी भी धर्म की, तो अ रिलीजन मे और मे नॉट बी एथिकल। एक धर्म जो है वो नैतिक हो सकता है या नैतिक नहीं हो सकता। लेकिन जब आप एथिक्स की बात करते हैं तो एथिक्स इज नॉट रिलीजियस। जब आप नैतिकता की बात करते हैं तो नैतिकता जो है वो धर्म पर आधारित नहीं। ये पहला अंतर। दूसरा अंतर ये है दोस्तों कि जब आप एथिक्स या नैतिकता की बात करते हैं
तो वो लॉजिक पर बेस्ड होता है, वो रेशनैलिटी पर बेस्ड होता है। आप देखते हैं जब आप सही और गलत की बात करते हैं, क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, तो उसका आधार जो है वो आपका लॉजिकल टेम्परामेंट होता है। आपकी सही और गलत को समझने की जो क्षमता होती है वो आपके तार्किक क्षमता पे आधारित होती है। लेकिन जब आप धर्म की बात करते हैं, रिलीजन की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा रोल जो है वो प्ले करता है वो आपका फेथ है। किस फेथ में आप बिलीव करते हैं। जब आप आइडियोलॉजी की भी बात करते हैं तो आपका फेथ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और वो आपका फेथ होता है, वो आपका जो विश्वास होता है, उसके आधार पे आप किसी भी धर्म को जो है फॉलो करते हैं। सपोज आप हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, या आप इस्लाम को फॉलो करते हैं, आप क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, सिखिज्म, किसी भी धर्म को आप फॉलो करते हैं, तो आप उसके फेथ से जो है आप अलाइन होते हैं, जो उस धर्म का जो फेथ है उसको आप मानते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए। तीसरा जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है एथिक्स और रिलीजन में, वो ये है कि जब आप रिलीजन और एथिक्स की बात करते हैं, तो किसी रिलीजन को फॉलो करना या फॉलो नहीं करना वो आपकी स्वेच्छा से होता है। बहुत लोग जो है वो कहते हैं कि हम किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करते, हम किसी धर्म वर्म में नहीं मानते, हम किसी आइडियोलॉजी में नहीं मानते, हम तो ह्यूमैनिटी में मानते हैं, हम मानवता को जो है अपना धर्म मानते हैं। लेकिन जरा बताइए, क्या कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ये कहेगा कि अरे मैं नैतिक नहीं हूँ, मैं जो है नीति शास्त्र में भरोसा नहीं रखता हूँ, मैं मोरालिटी को नहीं मानता हूँ, मैं बड़ा अनैतिक आदमी? कोई नहीं कहेगा। तो नैतिकता जो है उससे आप जो है विचलित नहीं हो सकते हैं, तो आप जो है आप उसकी अवमानना नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आपने समझा कि एथिक्स और रिलीजन कैसे अलग है। चलिए अब इसी बेसिस पे, इसी आधार पे हम बात करते हैं एथिक्स और लॉ की। लॉ यानी कि विधि की। जब आप लॉ की बात करते हैं, आप आए दिन कोई ना कोई एक्ट्स पढ़ते रहे होंगे, बिल पढ़ते रहे होंगे, या जो अमेंडमेंट्स हैं पढ़ते रहे होंगे, या वैसे भी जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि किसी को सज़ा मिली तो उसमें लिखा होता है कि इसने जो है इस लॉ का जो है खंडन किया है, या फिर लॉ के अगेंस्ट जो है इसको वायलेट किया है, इस वजह से जो है उस इंसान को सज़ा जो है दी गई। तो लॉ में क्या है कि जब जो लॉज आपके लिए फ्रेम्ड है, जब आप उसको वायलेट करते हैं, जब आप उसके अगेंस्ट जाते हैं, प्रावधानों के जब आप अगेंस्ट जाते हैं, तो उसमें आपके लिए सजा का जो है प्रावधान। किसी लॉ में आपसे ये नहीं कहा गया है कि अगर आप गलत सोचते हैं तो आपको सजा मिलेगी, या आप अगर आप ये सोचते हैं कि चोरी करना अच्छी बात है तो आपको उसके लिए सजा मिलेगी। आपको सजा तब मिलेगी जब आप चोरी करके आते हैं, या आपको सजा तब मिलेगी जब आप मर्डर करके आते हैं। एथिक्स में ऐसा नहीं है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। एक बड़े अच्छे दार्शनिक हुए, जिनके बारे में हम लोग जब अपना फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, जिस एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उन्होंने एक अप्रोच दिया था, डिओन्टोलॉजिकल अप्रोच, विच इज ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी। अगर आपकी कोई ड्यूटी है तो आपको उसको करना है। ठीक, तो इन्होंने जब इस अप्रोच के बारे में बात की तो इन्होंने बात की गुडविल के बारे में, आपकी जो इच्छा शक्ति है के बारे में, आपका जो विल है, आपका इंटेंशन है, उसके बारे में। तो इन्होंने कहा कि आपका जो विल है या जो आपका इंटेंशन है किसी काम को करने के लिए जब आप जाते हैं, वो अच्छा होना चाहिए। अगर आपका इंटेंशन ठीक नहीं है तो वो काम कितना भी अच्छा हो जाए, कितना भी अच्छा उसका रिजल्ट हो जाए, इसका बाई प्रोडक्ट कॉन्सिक्वेंस कितना भी बेहतरीन क्यों ना हो जाए, आप गलत रहेंगे, आप अनएथिकल रहेंगे, आप अनैतिक रहेंगे। ठीक है, तो एथिक्स में केवल कॉन्सिक्वेंस जो है वो मैटर नहीं करता है, एथिक्स में इंटेंशन बहुत मैटर करता है। जो आपकी इच्छा है, जो आपकी इच्छा शक्ति है, जब आप किसी कार्य को करते हैं, वो कितनी ठीक है, वो कितनी अच्छी है, वो बड़ा मैटर करता है। तो ये जो एक चीज है, ये एथिक्स को लॉ से थोड़ी अलग बनाती है। ठीक अब एक और चीज है जिस पर बात करते हैं, वो है कल्चर।
कल्चर और एथिक्स के डिफरेंस के बारे में बात करने से पहले मैं फिर से एक दार्शनिक का कथन लूंगी, क्योंकि दर्शन को मैंने बहुत करीब से पढ़ा है, मेरी डॉक्टरेट भी उसी पे है, तो स्वाभाविक है कि दर्शन के एग्जाम्पल्स जो है आपको थोड़े ज़्यादा सुनने को। तो एक बड़े महान दार्शनिक और हुए जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स के बारे में बहुत लोग जो हैं जानते होंगे। जॉन रॉल्स का काम जो है लॉ में भी, सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी और फिलॉसफी ऑफ लॉ में भी रहा है। तो जॉन रॉल्स ने ये कहा कि व्हेन अ मैन इज बॉर्न, अब यहाँ पे इसको फेमिनिज्म के एंगल से ना देखा जाए, मैन कहने का मतलब है कि जब भी कोई इंसान अ पर्सन इज बॉर्न, तो उन्होंने कहा कि व्हेन अ मैन इज बॉर्न ही इज नॉट अलाउड टू चूज हिज रिलीजन, हिज फैमिली एंड द कंडीशन ही इज बॉर्न इनटू। ही कैन ओनली इन्फ्लुएंस इट, वो उसको केवल प्रभावित कर सकता है। सॉरी, यहाँ पे प्रभावित करने का मतलब ये है कि आप उसको बेहतर बना सकते हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आप अपने कंडीशन की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। जिस परिवार में आप पैदा होते हैं या जिस धर्म में आप होते हैं, उस धर्म की बेहतरी के लिए आप काम कर सकते हैं। तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान के काम करें, या आपको जैसे भी आप उसकी बेहतरी के लिए काम करें, आप कर सकते हैं। लेकिन आप उसको चूज नहीं करते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है तो ऊपर उससे पूछा नहीं जाता है भगवान के द्वारा कि बताओ तुमको किस परिवार में पैदा करें, या फिर किस रिलीजन में तुम पैदा होना चाहते हो, या किस तरह के समाज में तुम पैदा होना नहीं। वो जो उसका कंडीशन है वो उसकी फैक्टिसिटी है। फैक्टिसिटी के बारे में भी हम आगे कभी बात करेंगे। दार्शनिक जो है हाइडेकर, या आगे जब हम रिफॉर्मर्स वाले चैप्टर की बात करेंगे, हमारा 5th चैप्टर है जहाँ पे हम रिफॉर्मर्स की बात करेंगे या थिंकर्स की बात करेंगे। तो कुछ थिंकर्स को हम पढ़ेंगे। उनमें से एक थिंकर हुए जिदु कृष्णमूर्ति जी। उन्होंने ये कहा कि आपका जो कॉन्शियसनेस है, जो आपकी फैक्टिसिटी है, उससे इंडिपेंडेंस के लिए आप स्ट्राइव करते हैं, और वही जो आपका स्ट्राइव होता है वो आपकी जो लाइफ की पूरी स्टेजेस होती हैं स्ट्राइव करते। कई लोगों ने इस पर बात किया, खैर ये हमारा मुद्दा नहीं। तो अभी इस चीज को हम समझते हैं कि जो हमारा कंडीशन है, जिसमें हम बॉर्न होते हैं, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा समाज है जहाँ पे हम पैदा हुए, या जो हमारी फैमिली है, जो हमारी वैल्यूज हैं, उनको हम नहीं चुनते, ठीक है। लेकिन जब आप सही और गलत की बात करते हैं तो आप अपनी इच्छा से ये चुनते हैं कि क्या चीज़ ठीक है आपके लिए, क्या चीज़ सही है, और आप वही करते हैं जो आपको ठीक लगता है। चोर अगर चोरी करता है तो हो सकता है कि उसको ठीक लगता हो। आप अगर पढ़ाई करते हैं तो आपका मन होता है पढ़ाई करने का, आप पढ़ते हैं, या आपके ऊपर कोई प्रेशर होता है कि चलो परीक्षा है, अगर पढ़ लेंगे तो ठीक नंबर आ जाएंगे, तो आप पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो जब आप किसी काम को करते हैं सही और गलत के हिसाब से, तो आपको अगर ठीक लगता है तो आप उस काम को करते हैं। लेकिन तो आपके पास चॉइस होता है कि ठीक है, इस चीज़ को करें तो अच्छा हो जाएगा, इस चीज़ को ना करें तो होगा, तो आपको जो ठीक लगता है आप कर लेते हैं। लेकिन जब आप कल्चर की बात करते हैं तो यहाँ ऐसा नहीं होता है, आपके पास कोई ऑप्शन जो है वहाँ नहीं होता। तो ये पहला डिफरेंस। दूसरा ये कि जो कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं वो रिलेटिव होती हैं, सब्जेक्टिव होती हैं। हर कल्चर की अलग अलग अपनी प्रैक्टिस हो सकती है। ट्राइबल कल्चर में कुछ ऐसी चीज़ें जो है आपको मिलेंगी, जैसे किसी जानवर को ऐसे अगर उनके पास ठीक तरह से भोजन नहीं होता है, रिसोर्सेज नहीं होते हैं, कई बार क्या करते हैं वो कि छोटे जानवर होते हैं वो उनको मार देते हैं, तो उनको वो ठीक लगता है, और ठीक भी है, क्योंकि ठीक तरह से अगर भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो पालने के लिए तो व्यक्ति करेगा, तो कर लेते हैं। अब कुछ जो वीगनिज्म को फॉलो करने वाले लोग हैं वो कहेंगे कि नहीं नहीं, जानवरों को मारना बहुत गलत है। तो कल्चर जो है, एक कल्चर से दूसरे कल्चर में वैल्यू जो है वो वैरी करती है। एथिक्स में ऐसा नहीं होता है। अगर आपको ये कहा गया कि झूठ बोलना गलत है, तो ऐसा नहीं होगा कि आपके लिए झूठ बोलना गलत है और मेरे लिए झूठ बोलना ठीक है। हाँ, किसी सर्कमस्टांस में वो वैरी कर सकता है, लेकिन जो प्रिंसिपल्स हैं वो वैरी नहीं करते। तो ये एक दूसरा डिफरेंस जो है आपने एथिक्स और कल्चर के, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि एथिक्स और कल्चर जो है वो कैसे अलग है। तीसरी चीज
मोटे तौर पे आप ये भी समझ सकते हैं कि जब आप कल्चर की बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि कल्चर में सारी जो प्रैक्टिस टाइम पे वो एथिकल ही हो। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि तो स्लेवरी का जो सिविल वॉर के पहले जो स्लेवरी का प्रोविजन था ठीक नहीं था, लेकिन कल्चर में जो है उसको किया जाता था। इंडिया में ही अगर आप देखिए जो सती प्रथा थी या चाइल्ड मैरिज था, विडोज का रीमैरिज नहीं, ये जो प्रैक्टिसेस थी ये एथिकल नहीं थी, बट उस टाइम में प्रैक्टिस की जाती थी। बाद में जैसे जैसे लोगों को ज्ञान हुआ, समझ विकसित हुई, तो हमने कहा कि नहीं ठीक है, ये सही नहीं है, नहीं आगे कंटिन्यू, लेकिन एथिकल प्रिंसिपल्स के साथ ऐसा ठीक है। तो कल्चरल प्रैक्टिस मे और मे नॉट बी एथिकल, बट एट द सेम टाइम एथिक्स इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चर। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम समझ गए। तो अभी हमें क्या क्या हमने समझा, एथिक्स और रिलीजन में क्या अंतर है इसके बारे में हमने बात की, एथिक्स और लॉ में क्या अंतर है इसके बारे में हमने बात की, और फाइनली हमने बात की कि एथिक्स जो है वो कल्चरल प्रैक्टिसेस से किस तरह से। अब एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, वो ऑल थ्रू द डिस्कशन चलता रहता है लोगों के, वो है एथिक्स और मोरालिटी, कि एथिक्स और मोरालिटी कैसे अलग है। तो एथिक्स क्या है इस पे हमने बात की। अब अगर हम लोग एथिक्स और मोरालिटी को एक डिफरेंशियल लैंडस्केप, एक डिफरेंशियल स्पेयर में समझें, तो हम देखेंगे कि जब हम मोरालिटी की बात करते हैं तो वो उसका जो डोमेन है वो थोड़ा सा अप्रोच जो है उसका नैरो हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि मैं जो हूँ इस मोरल प्रिंसिपल को फॉलो करता हूँ, इसीलिए मोरल प्रिंसिपल भी हो सकता है कि ठीक है किसी को मार देना जो है गलत है, जानवरों की हत्या करना वो गलत है, वो जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल मोरल या इमोरल हो सकता है। लेकिन जब आप एथिक्स की बात करते हैं तो वो एक ब्रॉडर सर्कल है, मोरालिटी जो है उसका एक हिस्सा है, एथिक्स जो है वो ब्रॉडर सर्कल है। तो हम ये कह सकते हैं कि एथिक्स रिफ्लेक्ट्स ऑन moral principles या फिर ethics reflects on morality, and at the same time ethics is a broader domain and being moral or immoral is a part of it. अब आप ये कह सकते हैं कि मैं मॉरल हूँ या फिर मैं इमोरल हूँ, तो वो आपका एक पर्सनल रिफ्लेक्शन हो सकता है। लेकिन जब आप कहते हैं कि मैं एथिकल हूँ या मैं अनएथिकल हूँ, तो वो एक रियलाइजेशन से आती है। वो रियलाइजेशन जो है वो आपका पर्सनल नहीं हो सकता, वो एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स या एक बड़े जो मेजर है या मानकों का एक समूह है उसके उस पर आधारित होगा। तो अगर बहुत मोटे तौर पे एथिक्स और मोरालिटी को आप समझें तो आप ये कह सकते हैं कि एथिक्स इज कैन बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ मॉरल प्रिंसिपल, एट द सेम टाइम मोरालिटी इज पार्ट ऑफ एथिक्स, और जो एथिक्स जो है वो एक बड़ा डोमेन है। ठीक है, इसको एक लेट्स से एक ड्राइंग के बेसिस पे समझ सकते हैं, डायग्राम हम बनाते हैं। मैंने दो सर्कल जो है वो बनाए, कंसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है आप मान लीजिए कि ये सेंटर है, सेंटर पे जो है एक इंडिविजुअल है। ठीक है, अब जो इंडिविजुअल है जब वो इस कंसेंट्रिक सर्कल में है, इससे बाहर नहीं निकला है, तो उसके पास कई ऑप्शंस देखता है कि क्या जो प्रिंसिपल्स है वो मोरल हो सकते हैं, मोरल हो सकते हैं। तो इस आधार पे जिन चीज़ों को वो देखता है, चीज़ों को वो समझता है, या जो कंडीशंस पास अवेलेबल है, के हिसाब से वो चुनता है जो प्रिंसिपल्स मॉरल है, जो ठीक है उसके लिए उनको चुन। फिर जब ये व्यक्ति इस सर्कल से बाहर निकलेगा तो ये इन प्रिंसिपल्स को रियलाइज करेगा, ये इनको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखेगा, ये देखेगा कि समाज में इसका क्या रोल है, अगर मैं इसको अपनाता हूँ या अपनाती हूँ तो इसका क्या प्रभाव मुझ पे पड़ेगा, और उस प्रभाव का जो फर्दर इफेक्ट है समाज में या बाकी जगहों पे वो क्या पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल क्या प्ले करता है, रियलाइजेशन। कई जगहों पे आप इसको रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो
इस आधार पे अगर आप मोटे तौर से देखें तो आप वही चीज दोबारा कह सकते हैं, एथिक्स जो है इट इज अ ब्रॉडर डोमेन विच रिफ्लेक्ट्स ऑन मोरालिटी और मोरल प्रिंसिपल। ठीक है, अब इस चीज को भी हम समझ कर हमने ये समझा कि किस तरीके से जो है एथिक्स जो है वो अलग है इन सारे डोमेन। तो हमने एक एक्सक्लूसिव अप्रोच में देखा कि क्या चीजें एथिक्स को एक्सक्लूसिव बनाती हैं, और इस आधार पे हम समझ पाए कि किस तरह से आप एथिक्स को अलग करके देख सकते हैं। अब जब आप इंक्लूसिव अप्रोच पे पढ़ेंगे तो फिर आप उन चीज़ों को अगर याद करेंगे जिस पे हमने बात की कि जो हमारे वैल्यूज़ हैं, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, वो कैसे एथिक्स में आती हैं। और जब हम सिलेबस का डिस्कशन करेंगे तो इसको हम देखेंगे कि वो क्या पिलर्स हैं। हम 7 पिलर्स के बारे में बात करेंगे जो फॉर्चुनेटली और अल्टीमेटली आपके सिलेबस का हिस्सा भी है कि वो एथिक्स का पार्ट किस तरह से बनती है। ठीक है, अब इन सभी चीज़ों को हमने समझ लिया। अब चूंकि पहला काम हमने कर लिया है वो है समझ को हमने विकसित। अब हम क्या करेंगे कि हम बात करेंगे कि इस विषय को आप कैसे पढ़ें और इस विषय को आप क्यों पढ़ें। तो इन दोनों चीज़ों को हम देखें। तो यहाँ पे मैं एक रिविजन लेती हूँ और एक तरफ हम लिखेंगे why to तो एक तरफ हम लिखेंगे कि why should we do ethics, और एक तरफ हम लिखेंगे how should we do ethics। जब मैं आपसे ये कहती हूँ कि आप एथिक्स क्यों पढ़ें, तो वापस से हम वहाँ नहीं जा रहे हैं कि एथिक्स जो है आपको बहुत मॉरल इंसान बना देगी, या जनरली जो लोग आपसे कहेंगे कि आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा हो जाएगा, वैल्यूज़ को डेवलप कर लेंगे, बहुत वर्चुअस इंसान जो है आप बन जाएंगे। हम बात करेंगे पेपर के बारे में कि इस पेपर में एथिक्स जो है आपको एज क्यों देता है। ध्यान दीजिएगा, शुरुआत में मैंने ये बात की थी कि जनरली इस पेपर में जो है लोगों के मार्क्स नहीं आते हैं, लेकिन अगर इस पेपर को हम अच्छे से अप्रोच करें तो ये जो है बहुत अवॉर्डिंग और बहुत रिवॉर्डिंग पेपर हमारे लिए है। तो इस विषय पर जो है हम अभी बात करें। सबसे पहली जो चीज़ है जिसके विषय पे, जिसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि ये पेपर आपके लिए एक एज रहेगा, वो ये है इस पेपर का इंटरप्रेटिव और एब्स्ट्रैक्ट होना। जब मैं ये कहती हूँ कि ये विषय जो है ये थोड़ा इंटरप्रेटिव या एब्स्ट्रैक्ट है, तो मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि ये विषय फैक्चुअल नहीं है। बहुत लोगों को याद करने में बड़ी दिक्कत होती है। हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं तो कहते हैं कि अरे आर्टिकल्स जो है वो याद नहीं हो रहे हैं, या फिर जब वो किसी चीज़ को समझते हैं तो कहते हैं कि अरे वो ईयर डेज जो है वो याद नहीं हो रहे। तो इस ऐसे लोगों के लिए इस विषय में बड़ा एज रहेगा, उनको याद नहीं करना पड़ेगा। कमीशन आपसे ये नहीं पूछेगा कि अच्छा बताइए आप यहाँ पे पढ़े, फला स्कूल में पढ़े तो उस स्कूल में कितने टीचर्स जो है एथिकल थे। वो आपको ऐसे सवाल पूछेगा जिससे वो इंटरप्रिटेशन बेस्ड होगा। तो अगर आप ईमानदार हैं, आपने चीज़ों को समझा होगा, तो आप उत्तर को बेहतर जो है लिख। ठीक है, दूसरी चीज है इस विषय की यूनिवर्सैलिटी। ठीक है, बड़ा यूनिवर्सल नेचर है इस सब्जेक्ट का। ये मैं क्यों कह रही हूँ, कई बार क्या होता है कि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो हम यूपीएससी देते हैं और स्टेट कमीशन के एग्जाम्स भी देते हैं। मान लीजिए आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हैं, आप स्टेट कमीशन के भी एग्जाम दे रहे हैं, तो हिस्ट्री के साथ क्या हो गया, पॉलिटी के साथ क्या हो गया, या ज्योग्राफी के साथ क्या हो गया कि आपको स्टेट का ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, या आपको स्टेट का जो हिस्ट्री का पार्ट है वो भी पढ़ना पड़ेगा। एथिक्स के साथ ऐसा नहीं है। आप जब अगर बीपीएससी का एग्जाम देंगे तो बिहार के लिए अलग एथिक्स नहीं पढ़ना आपको, यूपीपीएससी का पेपर देंगे तो आपको यूपी के लिए अलग एथिक्स नहीं पढ़ना, या एमपी के लिए अलग एथिक्स नहीं पढ़ना। तो ये जो सब्जेक्ट है इसकी जो यूनिवर्सैलिटी है ये इसको थोड़ा और आसान बना देती है। एक बार आप इसको कंप्लीट करके रख दीजिए तो आपके पास एक एज है।
तीसरी जो चीज है कि सब्जेक्ट जो है ये थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड है। जो चीज को आप सीखते हैं उसका एप्लीकेशन जो है आपको यहाँ पे करने का मौका मिलेगा। तो अगर आपकी समझ अच्छी है तो आपके पास एक एज ये है कि जब आप इस चीज़ को अप्लाई करेंगे तो आप अपनी क्रिएटिविटी या जो भी आपके स्किल्स हैं चीज़ को लेकर आप उसको शो कर सकते हैं और ये आपके लिए थोड़ा रिवॉर्डिंग हो। इसको मैं और डिटेल में जो है ये थर्ड जो पॉइंट है हमारा इसको याद रखेंगे। तो मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी जब मैं सिलेबस आपके साथ डिस्कस करूँगी, यानी कि जब केस स्टडीज़ में आपके साथ डिस्कस करूँगी। अब आते हैं इस पेपर को कैसे पढ़ें, हाउ शुड वी अप्रोच दिस पेपर। के लिए पहली जो चीज है जो आपको हमेशा अपने साथ रखनी है वो है डायरी। जब भी आप इस पेपर को पढ़ेंगे तो ये ध्यान दें कि बहुत सारी किताबें पढ़ लेने या बहुत सारे वीडियो कोर्सेज या बहुत सारी क्लासेस अटेंड कर लेने से इस पेपर में आपको महारत हासिल नहीं। ये एक ऐसा पेपर है जो आपसे डिमांड करता है ईमानदारी की, जो आपसे डिमांड करता है कि आप बहुत ही निष्पक्ष होकर चीज़ों को समझें और उस चीज़ का जो एप्लीकेशन आप करें। तो हमको क्या करना है, हमको एक डायरी रखना है और डायरी के साथ साथ हमको हमेशा अपने साथ रखना है सिलेबस। ठीक है, तो डायरी और सिलेबस को हमेशा अपने साथ रखें। अगर आप सिलेबस को समझ लेते हैं, जो आपके की टर्म जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, अगर आप उसको ठीक तरह से सीख लेते हैं तो आपने 30% काम जो है वो कर लिया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो भी की टर्म्स आप पढ़ते हैं उसके ऊपर जो आपकी समझ जो आप विकसित करते हैं वो आपको लिख लेना। इसके साथ ही जो दूसरी चीज आपको करनी है वो है बी वॉचफुल। बी वॉचफुल बोलने का मतलब है कि आपको बहुत विजिलेंट रहना है। जब भी आप किसी चीज को देखते हैं, पढ़ते हैं या आपके जो खुद के जीवन में जो घटनाएं घटती उनसे आप क्या सीखते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को आपको लिखना शुरू करना है। मान लीजिए कि आपने अखबार पढ़ा, उसमें गांधी के ऊपर एक बहुत अच्छा लेख आपको मिला, या किसी दिन आपने अखबार पढ़ा और आपको किसी अच्छे टेक लीडर के ऊपर बहुत अच्छा आलेख उसमें आपको देख, और इसी तरह से किसी दिन आप बाजार जा रहे हैं, आपके साथ कुछ ऐसी घटना हुई जिसकी सीख आपको लगी कि अरे आज जो मैंने सीखा वो बहुत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को जो है आप इस डायरी में नोट करके रख लें। इसको आप थोड़ा सा सीक्वेंस वाइज और अच्छे से कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कि जैसे आप कोई वैल्यू लिख रहे हैं या कोई की टर्म लिख रहे हैं, सपोज आप इंटीग्रिटी लिख रहे हैं, तो ऑनेस्टी से रिलेटेड जो भी आपको इस तरीके की घटना जो आपके साथ घटी या जो भी आपके साथ इंसिडेंट हुआ तो वो सब आप लिख सकते हैं। ठीक, तीसरी जो चीज है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये आपको हमेशा साथ रखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि पीवाईक्यूज। क्यों, ये मैं बताती हूँ। क्या होता है कि ये जो पेपर है इसमें थीम्स रिपीट होते हैं। ध्यान रखिएगा, जब मैं बोल रही हूँ थीम्स रिपीट होते हैं तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि टॉपिक्स रिपीट होते हैं। अगर ऐसे ही टॉपिक्स रिपीट होते रहे तो हर बच्चे के एथिक्स में 120 से ज़्यादा मार्क्स आते हैं, पर नहीं आते हैं। एथिक्स में स्कोर करना लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल ही रहता है। तो पीवाईक्यूज जब हम रखेंगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जब हम साथ रखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि किस तरीके से जो है सवाल पूछा जा रहा है। तो एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ। 2013 में जो है एक क्वेश्चन पूछा गया कि वॉइस ऑफ कंसाइंस क्या होता है। अब 2013 में ही इसी तरह का एक और क्वेश्चन पूछा गया कि क्राइसिस ऑफ कंसाइंस क्या होता है और पब्लिक लाइफ में इसका क्या रिलेवेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमको समझना है कि जो थीम है कंसाइंस वो बार बार पूछा जा रहा है। यही क्वेश्चन 2019 में भी पूछा गया कि क्राइसिस ऑफ कंसाइंस क्या है। ठीक है, थीम यानी कि जब आप किसी विषय को पढ़ते हैं तो एक तो हो गया कि वही एग्जैक्ट टॉपिक आ गया। उदाहरण के लिए सपोज एक हम टॉपिक लेते हैं कि कोई पेड़ है, कि पेड़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ पढ़ेंगे कि कैसे वो जो है फोटोसिंथेसिस करता है, किस तरीके से जो है वो बढ़ता है, किस तरीके से उसका ग्रोथ होता है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों पर हम बात करते हैं। लेकिन एक जो
जो चीज़ है वो ये है कि हाँ ठीक है, पेड़ के बारे में बात की जा रही है, तो वो एक बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, वो जो टेम्पलेट है, वो थीम है, वो हम समझ सकते हैं कि ये चीज़ जो है इस पर बात की जाए। सिमिलरली क्या हो रहा है यहाँ पे कि थीम जो जिस चीज़ से जो है, जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हैं, वो आइडिया जो है वो आपसे बार बार पूछा जा रहा है। तो कॉन्साइंस मान लीजिए एक आइडिया है, तो कॉन्साइंस के ऊपर जो है क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। सिमिलरली एक क्वेश्चन जो है वो 2015 में पूछा गया कि लॉ और एथिक्स के बीच में जो है आप डिफ्रेंशिएट कीजिए कि विधि क्या है और नैतिकता क्या है, इसके बारे में आप अंतर बताइए। अभी अभी हमने डिस्कस भी किया है इसको हालांकि। तो अब यही सवाल जो है 2018 में फिर पूछा गया। तो अब एग्जैक्टली यही सवाल नहीं था, सवाल ये था कि लॉ और एथिक्स का जो है यूज किस तरीके से पब्लिक कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए किया जा सकता है, इसके बारे में बात कीजिए। तो उसके बारे में आप कैसे बात करेंगे जब आपकी लॉ और एथिक्स दोनों की समझ जो है अलग अलग बेहतर होगी, तो डिफरेंस आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये मैं बात इसीलिए कर रही हूँ कि जो थीम्स है हमको उनको बेहतर समझना है, जो की टर्म्स है हमारे उनको हमको बेहतर समझना है। अगर ये सारी चीज़ें हम कर लेते हैं, जैसे कुछ की टर्म्स तो एज इट इज सिलेबस से उठा के पूछ लिए जाते हैं। जब आप पहला चैप्टर पढ़ेंगे तो आप अलग अलग अप्रोचेस पढ़ेंगे, उसमें टेलियोलॉजिकल अप्रोच, डिओन्टोलॉजिकल अप्रोच, तो उसमें आप एंड और मीन्स डाइकोटमी पढ़ेंगे। एंड और मीन्स डाइकोटमी पे जो है क्वेश्चन बार बार पूछे। ठीक है, तो जो की टर्म्स है हमारे सिलेबस के, उनको हम एक तरह से घोल के पी लेंगे। तो अगर हम ये कर लेते हैं, ये तीन चीज जिसके बारे में मैंने अभी आपसे बात की, तो 50% जो काम है इस पेपर का वो आपका हो गया। और वो आपका कैसे हुआ? बिना किसी किताब को पढ़े, बिना किसी नोट्स को पढ़े, बिना किसी की क्लास अटेंड। ठीक है, बाकी जो 50% काम है वो क्लास में करेंगे। तो इस तरीके से आपने समझ लिया कि किस तरीके से आपको एथिक्स को अप्रोच करना है और क्यों जो है ये पेपर आपके लिए ज़्यादा रिवॉर्डिंग है। तो बेसिकली अगर आप ईमानदारी से इस पेपर को अप्रोच करते हैं तो ये ईमानदारी से आपको जो है नंबर भी देगा। ठीक है, इसी के साथ फाइनली अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो हमारा तीसरा उद्देश्य था इस क्लास का, वो था सिलेबस को समझना। अभी तक हमने समझ लिया कि क्यों जो है इस पेपर को किया जाए, कैसे जो है इस पेपर को किया जाए, इससे रिलेटेड जो मिथ्स हैं वो भी हमने देखे। अब बात करते हैं कि क्या इस पेपर का जो है उद्देश्य है, क्या आप में ये डालना चाहता है, किन वैल्यूज़ को आप में इम्पार्ट करना चाहता है और क्या कुछ इसका सिलेबस। तो अब हम लिखते हैं सिलेबस को, which is तो सिलेबस को जब हम लिखते हैं तो इसको मैं दो हिस्सों में जो है बांट लूंगी। पहला थ्योरी और दूसरा केस स्टडीज। ठीक है, जब हम थ्योरी की बात करें तो हमारे पास 7 चैप्टर्स हैं। ये जो 7 चैप्टर्स जिनके बारे में हम बात करेंगे, ये हमारे 7 पिलर्स हैं। ठीक है, और जो केस स्टडीज है जो लगभग 130 से 140 मार्क्स का पार्ट जो है इस पेपर का कवर करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम कैसे कवर करेंगे? जैसे ही हम थ्योरी के ऊपर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे, इसका एप्लीकेशन जो है हमें यहाँ मदद करे। ध्यान रखिएगा कि थ्योरी के बिना आप केस स्टडीज नहीं कर सकते हैं और बिना केस स्टडीज के अंडरस्टैंडिंग के आप थ्योरी भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं कि एक सिविल सर्वेंट को बड़ा इम्पार्शियल होना होता है, पार्शियलिटी के साथ जो है उसको कोई काम जो है नहीं करना होता, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इम्पार्शियलिटी को आप कहाँ अप्लाई करेंगे, उसका एप्लीकेशन कैसे। तो बिना एक एप्लीकेशन बेस्ड थिंकिंग के जो है आप थ्योरी को बेहतर नहीं समझ पाएंगे, और थ्योरी को समझ अगर आप गए तो उसका एप्लीकेशन आप जो है यहाँ बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो दोनों चीज़ें हैं, ये बड़ी म्यूचुअल है, तो इनको दोनों को हम साथ में लेकर चलेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि क्लास में जो है हमने पहली सारी थ्योरी डिस्कस कर ली और फिर केस स्टडीज जो है बात करेंगे।
जब हम थ्योरीज करेंगे तो हम साथ साथ बात भी करेंगे कि किस तरीके के सिचुएशंस में या किस तरीके के सर्कमस्टांस में जो है हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो थ्योरी के ऊपर अभी हम चर्चा करेंगे कि क्या 7 पिलर्स हैं, हमारे 7 चैप्टर्स क्या हैं। उससे पहले केस स्टडीज के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, हालांकि डिटेल में जो है हम एक और क्लास में इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, पर आज बात करते हैं कि केस स्टडीज जो है आप उनको कैसे अप्रोच करें। क्या केस स्टडीज के लिए आपका अप्रोच होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है और ये आपको जनरली कोई नहीं बताएगा। ठीक है, तो इसको हम एक तरह से देख, तो 3 चीज़ें जो है ज़रूरी है जब भी आप केस स्टडीज़ को अप्रोच करेंगे, और तीनों को जो है मैं एग्जाम्पल्स के बेसिस पे आपको समझाती हूँ, और ऐसे ही एग्जाम्पल्स हम लेंगे जो दूसरे सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग में हमें हेल्प करेंगे। ठीक, सबसे पहली जो चीज़ है जब भी आप केस स्टडी को करते हैं वो ये है कि आप उस केस, जिस भी केस को आप सॉल्व कर रहे हैं या जो केस आपके सामने है, उस केस में आपको खुद को रख के देखना है। कहते हैं ना कि वी कैन अंडरस्टैंड समथिंग व्हेन वी एंटर द शू, वी कैन अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ समवन व्हेन वी एंटर द शू ऑफ दैट पर्सन। तो वो चीज़ हमको यहाँ पे करनी है। का उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि हम सब सिनेमा देखते हैं, मूवीज देखते हैं, फिल्म्स देखते हैं, और कई फिल्म्स ऐसी होती हैं जो हमको इतना इमोशनल कर देती हैं कि हम उस इमोशन को फील करते हैं, हम कई बार रो देते हैं। फॉर एग्जांपल एक मूवी आई थी कश्मीर फाइल्स, और ऐसा कहा गया कि बहुत लोग जो इस मूवी को देख करके थिएटर से बाहर निकले वो बहुत मतलब भावुक होकर के उस मूवी से थिएटर से बाहर निकले। तो आप सोचिए कि जिस सीन को कोई परफॉर्म कर रहा है उसमें कई तरह की चीज़ें हो रही हैं, आप उसको बहुत मेडिएटेड फॉर्म में देख रहे हो और उस चीज़ को आप फील करके जो है उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर इतना गहरा है कि आप अपनी भावनाओं को जो है वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर। सिमिलरली कई लोग जो है, हो सकता है इन्होंने कभी थिएटर किया होगा, मैं इस चीज़ को शायद थोड़ा बेहतर समझ पाती हूँ क्योंकि आई हैव बीन अ परफॉर्मर। तो क्या होता है कि जब भी आपको कोई रोल दिया जाता है, कोई किरदार दिया जाता है, तो आपसे कहा जाता है कि जब तक आप उस किरदार को परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको उस किरदार की तरह जीना होता है, उस किरदार को आपको अपने अंदर लाना होता है। ठीक है, तो बेसिकली हमको यहाँ पे यही अप्रोच लेना है कि जब भी हम किसी केस को देख रहे हैं तो हमको उस सिनेरियो में एंटर करना है, सिनेरियो में एंटर करके उस सिनेरियो में ढल के देखना है कि क्या चीज़ हो रही है, तब हम उस चीज़ को बेहतर समझ पाए। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल, जो लोग हिंदी साहित्य को जिनका कुछ लोगों का ऑप्शनल रहा होगा या कुछ लोग हिंदी साहित्य को पढ़ते होंगे, तो छायावाद में कुछ कवि हुए या कुछ जो साहित्यकार हुए, जैसे सुमित्रा नंदन पंत थे, महादेवी वर्मा थी। तो उनका कहना ये था कि जब भी आप किसी भी चीज़ को पढ़ें तो उसके लिए स्वानुभूति बहुत ज़रूरी होती है। ये पाठक के लिए है, ठीक है, ये लेखक के लिए नहीं था, ये पाठक के लिए था। जो चीज़ कही गई थी कि स्वानुभूति, उस चीज़ को देख करके आप खुद में क्या चीज़ फील कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी। ठीक है, तो वो हमको यहाँ पे करना है कि किसी भी सिनेरियो को हम जब समझ रहे हैं तो हमको उसमें एंटर करके देखना है। दूसरी चीज़ और तीसरी चीज़ जो है मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। ठीक है, सो व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस व्हाट हैपेंड कि हमको लगा कि हम बहुत दबे हुए थे, बहुत वक्त से जो है हम बहुत दबे हुए थे। तो हमें ये समझ में आया, और नेहरू जी जो है उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री थे, तो नेहरू जी ने कहा कि इंडिया शुड हैव अ विजन दैट इट शुड बिकम द इंटरलॉक्यूटर फॉर द साउथ ईस्ट। ये समझ में आया कि साउथ ईस्ट एशियन रीजन जो है हमारा, उसमें हमको एज ए लाइट उभरना या जो है एक बड़े भाई की तरह उभरना चाहता था, और जो बाकी स्टेट्स थे उनको गाइड करना। अब ये जो इंडिया की कोशिश थी, इसको जो साउथ एशियन स्टेट्स थे उनके द्वारा सही तरीके से नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि वो थोड़े इनसिक्योर हो गए, उनको लगा कि अभी अभी तो हम जो है कॉलोनियल रूल से आज़ाद हुए हैं, और इंडिया जो है ऐसा करके न्यू लिबरलिज्म को फैला रहा है, या एक टाइम पे ये भी हमको इम्पीरियल रूल के अंतर्गत सब्जेक्ट कर ले। तो बड़े इनसिक्योर रहने लगे, और जो साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स थे उन्होंने धीरे धीरे इंडिया से कट ऑफ करना शुरू। कुछ और चीज़ें भी हुई। 1962 में साइनो इंडिया वॉर हुआ, 1965 में इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ,
जिसके बाद ईरान ने इंडिया को धमकाना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान पे किसी भी तरह का जो अटैक है, अगर हम कुछ भी करते हैं तो ईरान जो है उसको अपने ऊपर अटैक मानेगा या अपनी सोवर्जिनिटी के ऊपर अटैक मानेगा। नतीजा ये हुआ कि जो साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स थे उन्होंने ये कंक्लूड किया कि इंडिया जो है वो केवल वॉर या वॉरफेयर में इंडल्ज देश है और वो जो है एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर के रूप में कभी भी उभर नहीं पाएगा। तो 1967 में जब एशियन जो ग्रुपिंग है उसका फॉर्मेशन हुआ विच वाज फॉर द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, इंडिया को उन्होंने साइडलाइन कर दिया और कहा गया कि इंडिया जो है हमारे लिए सिक्योरिटी, जो हमारी सिक्योरिटी है उसके लिए खतरा है, तो हम इंडिया को जो है शामिल नहीं। अब इंडिया यहाँ पे दो चीज़ कर सकता था कि इंडिया अग्रेसिव हो जाता कि ठीक है अब साउथ ईस्ट एशियन स्टेट से हम तरह का कोई रिलेशन नहीं रखेंगे और इंडिया जो है वो अपना टिल्ट शिफ्ट कर लेता। अब इंडिया ने यहाँ पे क्या किया, इंडिया ने बहुत काम हो करके देखा कि क्या ऑप्शन, तो इंडिया ने वेस्ट के साथ अपने रिलेशन अच्छे किए और इसके साथ साथ जो साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स थे वहाँ पे अपने डेवलपमेंटल टेम्पलेट्स के माध्यम से इंडिया जो है अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में एडवर्टाइज कर। नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे आफ्टर 1970s जो साउथ ईस्ट स्टेट्स थे उन्होंने लुक वेस्ट पॉलिसी अपनाई और इंडिया को जो है अप्रोच किया कि ठीक है अब हम अपने रिलेशन बेहतर कर लेते। इंडिया ने फट से क्या किया, इंडिया ने भी एक्ट ईस्ट पॉलिसी अपनाई और अपने रिलेशन जो है इनके साथ बेहतर कर लिए और आज जो है उसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि जो साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स हैं वो चाइना के असर्टिव बिहेवियर को बैलेंस करने के लिए इंडिया को एज ए रीजनल बैलेंसर देखते। तो ये जो रीजनल बैलेंसर की इमेज थी इंडिया की फ्रॉम अ स्टेट जिससे इनको सिक्योरिटी का खतरा नजर आ रहा था या ये लगता था कि ठीक है इंडिया जो है इंपीरियल रूल के भीतर जो है उनको सब्जेक्ट कर देगा, किस तरह से इंडिया ने एज ए रीजनल बैलेंसर अपनी इमेज बनाई, एक बैलेंस्ड अप्रोच जो है वो बनाई। तो ये चीज़ जो है हमको यहाँ पे अपनानी है कि जब भी हम केस स्टडीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारा अप्रोच बिल्कुल बैलेंस्ड होना चाहिए, हमको एक्सट्रीम अप्रोचेस नहीं लेना है। ठीक है, इसके ऊपर एक थ्योरी भी है जिसकी हम बात करेंगे फर्स्ट चैप्टर में, एरिस्टोटल का वर्च्यू एथिक्स है। तो एरिस्टोटल बोलते हैं कि जो आपका वर्च्यू होना चाहिए ना वो मीन होना चाहिए, दो जो वर्च्यूज हैं दो एक्सट्रीम के बीच का मीन होना चाहिए आपका वर्च्यू। तो हमको एक बहुत बैलेंस्ड अप्रोच जो है वो अपनाना है जब भी हम किसी केस स्टडी को सॉल्व करें। दूसरी चीज़ इस कहानी से जो मैंने आपको सुनाई वो आपको सीखनी थी, वो थी डिप्लोमेसी। इंडिया ने किस तरीके से डिप्लोमेटिकली इस सिचुएशन को हैंडल किया। ना तो इंडिया अग्रेसिव हुआ, ना तो इंडिया जो है उस टाइम पे बहुत लो हुआ और जो है अपनी डेवलपमेंट और बाकी चीज़ों से इंडिया ने कॉम्प्रोमाइज़ किया। इंडिया ने एफर्ट्स किए, इंडिया को समझ में आया कि ठीक है ये ऑप्शन बंद हो गया है तो दूसरा ऑप्शन देख। तो आपका जो दिमाग है वो अलग अलग डायमेंशंस में चलना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। अगर कोई केस आपके पास दिया हुआ है कि ठीक है आप फला जगह पे पोस्टेड हैं और इस तरीके का इंसर्जेंसी या इस टाइप का कोई सिचुएशन आपके सामने है तो आप कैसे एक्ट करेंगे, तो आपको देखना है कि उसके क्या क्या डायमेंशंस हो सकते हैं। अगर वो सिचुएशन किसी और तरीके से होती तो आप क्या करते। तो सारे डायमेंशंस सारे ऑप्शंस को आपको खुला रखना है और फिर एक एज ए डिप्लोमेटिकली आप इस सिचुएशन का कैसे सामना करेंगे, इन चीज़ों पे आपको वहाँ पे रिफ्लेक्ट करना है। दूसरी चीज़ है डिप्लोमेसी और तीसरी चीज़ थी हमारी बैलेंस्ड अप्रोच। ठीक है, केस स्टडीज को सॉल्व करते हुए ये तीन चीज़ें जो है हमको हमेशा ध्यान में रखनी है। ठीक है, ओके, बात करते हैं जो हमारी थ्योरी का जो पार्ट था उस। ठीक है, इसमें कि जैसा मैंने आपको बताया कि 7 चैप्टर्स हैं जिसके ऊपर हमें भी बात करें। इस पार्ट को अप्रोच करने से पहले एक और चीज़, एक और कहानी है जो मैं आपको सुनाना चाह रही हूँ। अब लग भी रहा होगा कि ठीक है बहुत ज़्यादा स्टोरी हो रही है, लेकिन जब भी हम किसी चीज़ को स्टोरी के फॉर्म में या विजुअल के फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे दिमाग में रह जाता है। अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको ऐसे एग्जाम्पल्स या ऐसी स्टोरीज दूँ जो कि आपके दूसरे पार्ट्स में भी आपको हेल्प करें, जैसे इकोनॉमी में
अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया, जब आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे तो इंडिया साउथ ईस्ट एशियन रिलेशन में आपको हेल्प करेगी, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं हमारे पास्ट के बारे में थोड़ा। ओके, ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा मिडीवल और मॉडर्न टाइम था, उसके बीच में हमने कई सारी चीज़ें देखी, कई सारे रिवोल्यूशंस देखे, कई सारे रिफॉर्मेशंस देखे, इनलाइटनमेंट देखा, ग्लोबलाइजेशन एज इन आइडियाज़ का जो ट्रांसफ़र था, लेट मी नॉट कॉल इट ग्लोबलाइजेशन, बट आइडियाज़ का जो ट्रांसफ़र था वो देखा। अब जब आप इन सब चीज़ों को ध्यान देंगे, रिवोल्यूशंस के ऊपर जो है आप थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल, आप फ्रेंच रिवोल्यूशन 1789 में आपने फ्रेंच रिवोल्यूशन, जिसके कि 3 प्रिंसिपल्स थे, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी। और सौभाग्य से अगर आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे, आपको मौका मिलेगा, तो हमारा जो प्रेम्बल है वो इन तीनों प्रिंसिपल्स को रिफ्लेक्ट करता है। तो आप देखेंगे कि ये जो आइडियाज़ हैं ट्रांसफ़र हुए फ्रेंच रिवोल्यूशन से, जहाँ पे रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा और सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इन 3 आइडियाज़ की बात की। अंबेडकर जी ने उन आइडियाज़ को वहाँ से लिया और हमारा जो संविधान है आज इन पिलर्स पे जो है कहीं ना कहीं आधारित है। तो किस तरीके से ये आइडियाज़ ट्रांसफ़र हुए, ये हमको समझ। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि इन आइडियाज़ का आधार क्या है। जब भी आप जो मॉडल्स हैं, जो भी सोशल थ्योरीज हैं या मॉरल थ्योरीज हैं, आप उनको पढ़ेंगे। उदाहरण लेते हैं, जैसे गांधी का एक सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है, जिसको कि ओशनिक सर्कल थ्योरी भी, वहाँ पे गांधी बात करते हैं कि समाज का हर लेयर है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना चाहिए, और इस तरह से जुड़ा हुआ होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जो है वो केंद्र में नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति जो है वो केंद्र में। कैसे? इसमें अगर आप इसको ऐसे लें कि एक कंसेंट्रिक सर्कल है, ठीक है, और ये इसका सेंटर है, ये सोसाइटी के अलग अलग लेयर्स हैं जो आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। तो गांधी ने कहा कि डेवलपमेंट इस तरीके से होना चाहिए कि समाज का हर तबका जो है एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करे, और साथ में कोई तबका जो है उसको स्पेशल प्रोविजन ना मिले। इसी तरह से मार्क्स ने अपनी थ्योरी दी, सोशलिस्ट थ्योरी, ठीक है। और भी अलग अलग थ्योरीज जो है आपने देखी होंगी, आपने पढ़ी होंगी, आप पढ़ेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट को, आप पढ़ेंगे, आप लॉक की, रूसो की थ्योरीज पढ़ेंगे। कई थ्योरीज की हम बात करेंगे, हम 5th चैप्टर जो है हमारा रिफॉर्मर्स और सोशल थिंकर्स का, उनको पढ़ेंगे। तो इन सभी आधार पे ये सभी थ्योरीज थी, इसके आधार पे आपको ये समझ में आएगा कि जब भी इनकी बात की गई या जब भी हमारे थिंकर्स, रिफॉर्मर्स जो इन रिवोल्यूशंस में कंट्रीब्यूट कर रहे थे, उन्होंने ये समझा कि हमको समाज को समझने की बहुत ज़रूरत है। तो जब भी इस आप पेपर को अप्रोच करेंगे, चूँकि अब हम थ्योरी का पार्ट शुरू करेंगे, इस बात जो है मुझे बतानी ज़रूरी लगी, तो जब भी आप इस पेपर को अप्रोच करेंगे तो आपको ये देखना है कि जब आप वैल्यूज़ की बात करें, जब आप एप्टीट्यूड की बात करें, जब आप रिफॉर्म्स की बात करें, जब आप एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, जब आप रिफॉर्म्स इन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो उसका रिफ्लेक्शन केवल व्यक्तिगत लेवल पे नहीं होना चाहिए, उसका जो रिफ्लेक्शन है वो सामाजिक स्तर पे भी होना चाहिए। आपको ध्यान देना है कि समाज में क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसको भी आप उतनी ही गहराई से समझ सकें, और उसके आधार पे जो है, जो आपके वैल्यूज़ हैं, उसके डायमेंशंस को आप डेवलप कर सकें, या जो भी आप पढ़ेंगे उस डायमेंशन को या उसकी एप्लीकेबिलिटी को वहीं पे आप जो है उस आधार पे डेवलप कर सकें, ठीक है। क्योंकि आज जो है हमने काफ़ी सारी चीज़ों पर बात की, नीति शास्त्र की समझ को विकसित किया, नैतिकता के जो आयाम हैं उन पर बात की, और यह भी देखा कि किस तरह से इस विषय की समझ को हम ठीक तरह से विकसित कर सकते हैं। तो अब जो वीडियो है हमारा आज का वो काफ़ी लंबा हो गया है, तो हम ऐसा करते हैं कि जो सिलेबस डिस्कशन का जो पार्ट है उसको अगली क्लास के लिए रखते हैं, और अगली क्लास में हम बात करेंगे नीति शास्त्र के जो 7 स्तंभ हैं, जो आपके थ्योरी के 7 चैप्टर्स हैं, उनके बारे में। तो ठीक है, फिर अगली क्लास में मिलते हैं।